बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का हम लोग लेक्चर नंबर 5 करेंगे। पिछले लेक्चर जिन बच्चों ने सुना हुआ है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं सुना हो तो पहले वो पिछले लेक्चर सुन के आए तब उनको इस लेक्चर की समझ आएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बिल्कुल दोबारा बेस से जाके हर चीज़ नहीं बतानी। मैं आप लोगों को वहीं से बताऊंगी जहाँ से हम लोग ने पिछले लेक्चर छोड़ा था। यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी कर दिया बाकायदा कि आज का जो लेक्चर है इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट लेक्चर, के पिछले लेक्चर को ही उन्होंने आगे कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ हिस्टोग्राम्स का पढ़ा था, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पढ़ा, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कर्व्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसी लेक्चर को हम लोग आगे लेके चलते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की सबसे पहले बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं कि जो क्लास फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो और मिड पॉइंट्स, इनको आपस में आप प्लॉट करते हैं और फिर आप लोग स्ट्रेट लाइन के थ्रू उसको आपस में आप कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही आप लोग करते हैं ना। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, अपने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आप लोग लिख लेते हैं और यहाँ पे आप लोग अपने जो मिड पॉइंट्स होते हैं कैलकुलेट करके वो लिख लेते हैं और फिर आप लोग उसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ देते हैं। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर सुना हुआ ना वहाँ पे पूरा मैंने इसका तरीका भी बताया था। ये होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है उसी को आप लोग अपनी पेंसिल के थ्रू या किसी चीज से ना आप उसको स्मूथ कर देते हैं इस तरह से, एक माउंटेन की तरह ना उसको थोड़ा सा आप लोग, ये वैसे तो होता है ना कि यहाँ से देखें ये ब्रेकेज है, यहाँ पे बिल्कुल टिप है, यहाँ पे भी बिल्कुल ये ब्रेकेज है, तो आप लोग इसको बस स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी कर्व। जब आप लोग फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे होते हैं तो जरूरी नहीं होती कि आपकी फ्रीक्वेंसी कर्व आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हर पॉइंट के साथ टच करे। मकसद फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने का ये होता है कि सिंपली आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बताना होता है कि भाई इस तरह से हमारी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, आप लोग इसको अपने हाथ से भी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी पॉइंट्स आपने प्लॉट इसके साथ वो टच करे, लेकिन आपने ये भी आपने माइंड में अपनी बात रखनी होती है कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसकी बुनियाद पे आप लोगों को कैलकुलेशन तो बस आप लोग थ्योरेटिकली देख के आप लोगों को कंसेप्ट मिल जाता है कि इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिफरेंट तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। अगर तो आप जो एक हिस्टोग्राम आप लोग जो कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, उसमें जो आपका क्लास इंटरवल है अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है और जो आपके नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस तो ज़्यादा है लेकिन क्लासेस के दरमियान इंटरवल छोटा है, तो क्या होगा कि आपके रेक्टेंगल्स ज़्यादा बनेंगे और वो रेक्टेंगल्स नैरो भी होंगे। ये देखें, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा रेक्टेंगल्स बने हैं और नंबर जो क्लास इंटरवल था वो छोटा था तो ये बिल्कुल तंग तंग से नैरो नैरो से रेक्टेंगल्स बने हैं। जितना छोटा आप लोगों का क्लास इंटरवल होगा और ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस होंगी उतनी ज्यादा आप लोगों की रेक्टेंगल्स नैरो होंगे और वो तादाद में ज्यादा होंगे। इसको सिंपली इन्होंने अगेन वो फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर लिया और इन्होंने ये बताया कि ये फ्रीक्वेंसी कर्व बहुत यूजफुल होती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए। अब जो फ्रीक्वेंसी कर्व्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, 4 तरह की टाइप्स होती हैं इसकी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों की शॉर्ट के लिहाज से, आप लोगों के MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कौन कौन सी होती है, एक होती है सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व, एक होती है मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व, थर्ड वन इज द एक्सट्रीमली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फोर्थ वन इज यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक कर्व की। सिमेट्रिक कर्व ये होती है कि जहां पे ये पीक होती है ना, अगर यहाँ से अगर आप लोग कट डाउन करें तो दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी ही आपके पास आती है। आपको यूं लगता है जैसे एक जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल दूसरी साइड का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तब आप लोग कहेंगे कि आपकी जो कर्व है वो क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद जो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होती है वो ये होती है जिसकी लेफ्ट साइड की जो टेल होती है ना, सॉरी जो राइट साइड की टेल होती है वो लंबी होती है। ये राइट साइड है ना, ये वाली टेल लंबी होती है, ज्यादा डेटा स्कैटर किस तरफ हुआ होता है, लेफ्ट साइड पे हुआ होता है, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व बोलते हैं।
नेगेटिवली स्क्यूड ये वो वाली होती है जिसमें लेफ्ट साइड टेल ज्यादा होती है और जो पीक होती है ना वो राइट वर्ड होती है। यहाँ पे देखिए ये टेल ज्यादा है और ये पीक कहाँ है डेटा की, ये राइट साइड पे आ गई है, ठीक है, इस साइड पे आ गई है। तो ये कौन सी होती है, ये नेगेटिवली स्क्यूड होती है, ठीक है। ये आप लोगों के एमसीक्यू क्लास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो कर्व्स होती हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड, इसको हम लोग मॉडरेटली स्क्यूड कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो टाइप होती है वो होती है एक्सट्रीमली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व्स। एक्सट्रीमली स्क्यूड में दो तरह की आती हैं, एक होती है पॉजिटिवली एक्सट्रीमली नेगेटिवली स्क्यूड कर्व और दूसरी होती है एक्सट्रीमली पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। जो एक्सट्रीमली नेगेटिव, देखिए नेगेटिव कर्व कौन से हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जिसकी लेफ्ट साइड वाली टेल लंबी होती है। अब जो एक्सट्रीमली नेगेटिवली होती है उसमें लेफ्ट साइड टेल लंबी होती है और जो जहां पे पीक पे कर्व जा रही होती है ना वहीं पे फिर रुक जाती है, यानी कि राइट साइड पे वो कर्व डाउनवर्ड मूव होती ही नहीं है। ये तब होता है जब ज्यादातर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल मौजूद होती है, तादाद टेबल के एंड पे ज्यादा है। यही वजह है कि एंड पे जो कर्व ऊपर चली जाती है और वो शुरू से नीचे ही रहती है। और ये जे की तरह की ये एक शेप बनती है, ये जे की तरह, ठीक है। और उसके अलावा जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर ऐसी होती है। उसके बाद जो एक्सट्रीमली पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, ये जे का उलट कर देना तो वो बनती है, जैसे ये एल की तरह की ये बनती है एक्सट्रीमली पॉजिटिवली, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि टेल जो है वो राइट वर्ड ज्यादा होती है और लेफ्ट साइड पे जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा, यानी कि फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड पे ज्यादा होगी और जो राइट साइड जैसे आप लोग मूव करते जाएंगे तो उसकी टेल जो है ना वो लंबी होती जाएगी। तो ये क्या होता है हमारे पास पॉजिटिवली एक्सट्रीम जो स्क्यूड कर्व होती है वो, ठीक है। उसके बाद एक होती है यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व ये बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा कम जो कर्व्स हमें देखने को मिलती है वो यू शेप्ड कर्व होती हैं। ये तब होती हैं जब आप लोग हर एज ग्रुप के लोगों को आप लोग कंसिडर कर रहे होते हैं तो आप लोगों को यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो शुरू में एक बंदा जिसकी अब यहाँ पे एज क्या है वो कम है, हम यहाँ पे हम लोग एजेस को करते हैं ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग 15 तक की एज ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग 30 की ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 45 की ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 60 की ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 70 की ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कब होगी, जब इंसान बचपन में होगा और जब इंसान बूढ़ा होगा। ये जो दरमियान वाली कर्व है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जाम्पल कम है, ठीक है। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे इंसान की फिर उम्र आखिर पे आ जाती है बुढ़ापे में तो फिर दोबारा से वो बेरोजगार होना शुरू हो जाता है। तो ये एक यू शेप्ड कर्व हमारे पास आती है। सबसे ज्यादा जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व्स देखने को मिलती हैं वो मॉडरेटली सिक्योर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। सबसे ज्यादा वही हमें देखने को मिलती हैं और सबसे ज्यादा जो हमें कम देखने को मिलती हैं वो होती है यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व्स, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने भी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स की बात की थी, लेकिन जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उसमें भी हमें इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आती है। अब हम लोग थोड़ा डिस्क्रीट अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये वाली जो है ये कौन सी है, पॉजिटिवली स्क्यूड, क्योंकि डेटा किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे, और टेल किस तरफ है, राइट साइड पे है। और नेगेटिव स्क्यूड ये है जिसकी टेल किस साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, और जो डेटा किस तरफ ज्यादा है, राइट साइड पे, ये है नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो दरमियान वाली जो पीक पॉइंट है उसकी राइट और लेफ्ट साइड पे डेटा बिल्कुल सेम होता है, वो होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम लोग बात करते हैं एक और तरह की डिस्ट्रीब्यूशन और दैट इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है डिस्क्रीट वेरिएबल्स की, इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में। यानी कि पहली मेजरमेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 है। अगली मेजरमेंट हम लोग जो लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो कॉलम होगा, दूसरी जो रो होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को पिछली फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 4 को हम 2 के साथ ऐड कर देंगे। फिर उससे अगला जो डेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। उससे अगला जो डेटा होगा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। इस फ्रीक्वेंसी को फिर से हम लोग पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देंगे, तो 14 + 6 कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 हो जाएगी।
तो ये होती है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि हम लोग पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ न्यू फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जा रहे होते हैं। मकसद क्या होता है इस तरह से ऐड करने का, इससे आप लोगों को पता चल जाता है जब आप लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, पहले आप जैसे जैसे आप लोग डेटा की तरफ आगे वो मूव करते चले जा रहे होते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अब पहली फ्रीक्वेंसी 2 थी, वहां पे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ही 2। आप दूसरे कॉलम पे जब आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है पिछले को मिला के, तो आप लोग कहते हैं कि हमारी पूरी रिसर्च के अंदर टोटल 6 जो है ना ऑब्जर्वेशंस हो चुकी हैं, 4 ये और 2 ये। तीसरे कॉलम पे आएंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी हो चुकी हैं, तो 14 + 4 + 2 = कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर स्टेप पे कितनी कितनी होती चली जा रही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लेस देन भी बोलते हैं, लेस देन टाइप ऑफ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो ग्राफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑगिव या पॉलीगॉन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ऑगिव हम लोग इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, लेस देन टाइप ऑगिव को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसमें हम लोग अपर क्लास बाउंड्रीज को रख देते हैं एक्स एक्सिस पे, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपर क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आई होती हैं प्लस करने से उनको हम लोग इधर वाई एक्सिस पे रख लेते हैं, ठीक है। और इससे फिर जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं उनको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और उनको हम लोग स्ट्रेट लाइन के साथ तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के पास एक ऑगिव आ जाती है, कर्व आ जाती है। यहाँ पे देखें आपका जो ग्राफ है यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ऑगिव एक्स एक्सिस को टच करे तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि एक ऐसी क्लास बाउंड्री आप लोगों को चाहिए होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग शुरू में ऐसी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें, ऐसी आप लोग क्लास बाउंड्री ऐड कर दें जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 हो, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो ऑगिव होगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो एंड पे, जैसे अब ये है ना पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि जहां पे हमारा डेटा खत्म हो रहा है वहां पे भी एक्स एक्सिस को टच करे डेटा, तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि जो आप लोगों की आखिरी जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको आप लोग जहां एक्स एक्सिस के साथ जोड़ देंगे, वर्टिकल लाइन आप लोग ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये आप लोगों के पास ऐसे अपने आपके जो एंड पॉइंट होता है अपनी ऑब्जर्वेशन को, उसको भी आप लोग वाई एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ टच कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरी की एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा ना कि हम लोग ग्राफ्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। पिछले लेक्चर्स लेके अब तक जितना कुछ आपने सीखा है वो सारे उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं। कहने हैं कि एग्जाम्पल है 40 पिज्जा प्रोडक्ट्स हैं, उनका आपको एग्जाम्पल दे दिया गया कि फलां प्रोडक्ट जो है उसकी इतनी कीमत है, फलां प्रोडक्ट की इतनी कीमत है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से टेबल्स मौजूद है, ठीक है। ये सारे टेबल्स हैं, आपने इन सब की ग्राफ्स बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाना है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि ये जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें सारे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 2 ही जो है वो वैल्यूज हैं। हमारे पास सारा डेटा कौन सा है 2 डेसिमल प्लेसेस का, ओके। इसलिए हम लोगों ने जो क्लास लिमिट बनानी है वो भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस की होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे तो वो कितनी होनी चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ये भी मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बड़ा डिटेल में क्लियर कर चुकी हूँ कि क्यों हम लोग ऐसे लेते हैं। अब आपने क्या करना होता है कि अपना जो आप लोगों के पास सारा डेटा होता है उसमें से आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना होता है और मिनिमम वैल्यू को ढूंढना होता है। पहला स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ढूंढना है। मैक्सिमम वैल्यू में से आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है, वो आपके पास आ जाती है रेंज, ठीक है। फिर आप कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 8 नंबर ऑफ क्लासेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप लोग क्लास इंटरवल फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ क्लासेस तो चले मेरी 8 हैं ही, लेकिन मैंने अपना क्लास इंटरवल रखना कितना है। क्लास इंटरवल के लिए आप लोग रेंज को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ क्लासेस के साथ। जैसे यहाँ पे रेंज कितनी थी 1.38 और नंबर ऑफ क्लासेस आपने 8 बनानी है तो 1.38 डिवाइडेड बाई 8 आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 0.2 R है। अब हम लोग क्या करेंगे,
आप लोगों की लोअर लिमिट कितनी थी 0.52, इससे भी थोड़ी सी पीछे हम लोग चलेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.51। तो पहली जो आप लोगों ने क्लास बनानी है उसकी लोअर लिमिट आप लोग कितनी रखेंगे 0.51, और उसकी अपर लिमिट कितनी होगी 0.51 में आप लोग 0.2 ऐड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 0.70। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपने पास क्लास लिमिट्स बना लेते हैं। 8 क्लास लिमिट्स बनानी थी, ये सारी आपने बना ली। 0.51 में आप लोग पहले 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास अगली क्लास लिमिट आ जाएगी। फिर 0.71 में आप लोग 8 को 8 कह रही हूँ 0.2, ये क्लास इंटरवल हमारे पास 0.20 है ना, इसको आप लोग करेंगे ऐड तो आप लोगों के पास अगली क्लास लिमिट्स आ जाएंगी। फिर आप लोग इस तरह से अपर क्लास लिमिट्स भी क्रिएट कर लेते हैं। फिर आप लोग क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, वो आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये क्या है हमारे पास 0.51 है, तो इस 1 को आपने हाफ कर देना है। 1 का हाफ कितना होता है 0.5, ठीक है 0.5 इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी 0.505, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, यानी कि ये 0.70 है तो एक डेसिमल प्लेस हमने इसको बढ़ा देना, तो हमारे पास क्या रहेगा 0.705। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्लास बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं। अब आपने क्या करना होता है, आपने आपके डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज मौजूद होते हैं इसको आप लोग टैली करते हैं और आप लोग ये देखते हैं कि किस किस क्लास के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी, वो आप लोग लिख लेते हैं। तो आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मौजूद होता है। फिर आप लोग हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हिस्टोग्राम को जब आप लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो फिर उसकी बेस पे आप लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या यू शेप्ड है। ठीक है, या फिर एक्सट्रीम स्क्यूड है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, इस तरह से आप लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा आज का टोटल था लेक्चर नंबर 5। इसमें सारी कैलकुलेशन, सारा ओवरव्यू आप लोगों को मिल चुका है, और ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं बाउंड्रीज की, क्लास लिमिट्स की, ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस आप वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 6 में हम लोग मजीद जो है ना वो डेटा को डिस्प्ले करने के हम लोग तरीके देखेंगे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, आगे वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आप लोगों को फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।